सरफेस केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बायो नंबर के क्वेश्चन आपके फिजिक्स से, 24 नंबर के केमिस्ट्री से, 24 नंबर के आपके बताया। मिनिमम एज 17 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन आपका 12 प्लस होना चाहिए, पीसीबी और साथ में इंग्लिश होना चाहिए। यूपीसी नेट 2026 एक ऐसा एग्जाम जिसके लिए हर कोई इंतजार कर रहा है आज के डेट पे। क्यों? क्योंकि काफी लोग जो दूसरे बायोलॉजी के फील्ड से आते हैं, जो दूसरे फील्ड में नहीं इंटर करते, वो जनरली बीएससी नर्सिंग के अंदर इंटर करते हैं। तो यूपी सीनेट क्या है? यूपी सीनेट यूपी में बीएससी नर्सिंग करने का एक एग्जाम है, जो कि एक स्टेट लेवल एग्जाम है, और इसके थ्रू आप बीएससी नर्सिंग यूपी में यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हो। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। ये एग्जाम में सिलेबस क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। तो मिनिमम एज जो इसका माना जाता है 17 साल, मैक्सिमम आप 35 से 40 साल का एज ग्रुप रहता है। इसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलता है। ये सारी कुछ छोटी 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 बातें हो गई। मेजर इस वीडियो में जो हम लोग आपको बताएंगे वो है कि डिटेल सिलेबस क्या रहता है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है, जीके नहीं आता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड उसके बदले में आता है, जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, जीके के बदले में बेसिक साइंस पूछा जाता है, जिसमें बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक फिजिक्स, बेसिक बायोलॉजी, जो आपका एक तरीके से जीके का पार्ट आता है। ठीक है, लेकिन वो जीके साइंस से ही रहता है, यानी कि वो जनरल नॉलेज भी आपका साइंस से रहता है, देश विदेश इन सबसे नहीं रहता है। वहीं पे फिर लास्ट एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश रहता है। तो ये 5 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। ये सारी चीजें आपको मैंने एक ब्रीफ में आपको बता दी। इसके अलावा डिटेल में चलते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर सिलेबस देखते हैं और समझते हैं कि क्या क्या आपसे पूछा जाने वाला है। जैसा कि अब एग्जाम का डेट आ चुका है, उससे रिलेटेड ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस मैंने बना दिए हैं। फॉर्म फिलअप हो रहा है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे क्या चीज करना है, सब कुछ आपको हमने बता रखा है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं सिलेबस के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको अगर बताऊं, जैसा मैंने आपको बताया, मिनिमम एज 17 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन आपका 12 प्लस होना चाहिए, पीसीबी और साथ में इंग्लिश होना चाहिए। मिनिमम मार्क्स जनरल के लिए एटलीस्ट 45% होना चाहिए। वहीं पे रिजर्व यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब के लिए 40% मार्क्स होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न की बात करा जाए तो ये ओएमआर बेस पे एग्जाम कराया जाता है, आपका सीबीटी मोड में नहीं होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 मार्क्स के रहते हैं। ड्यूरेशन आपके 140 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे 20 मिनट का आपका टाइम ड्यूरेशन रहता है। मीडियम आपका हिंदी और इंग्लिश, यानी कि बाइलिंगुअल मोड में आपसे पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, यहीं पे बात करें निगेटिव मार्किंग का, तो कोई निगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलता है। ये सब ऊपर ऊपर की बातें हो गई। अब फिजिक्स से आपके 24 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी कि 24 नंबर के क्वेश्चंस आपके फिजिक्स से, 24 नंबर के केमिस्ट्री से, 24 नंबर के आपके बायोलॉजी से, और नर्सिंग एप्टीट्यूड से भी आपके 24 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं। वहीं पे इंग्लिश और जीके, तो सिर्फ जीके से नहीं, मतलब इंग्लिश से क्वेश्चंस रहते हैं। जीके में मैंने आपको बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस कंडीशन में यहां पर फिजिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके 18 हो जाते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके 18 हो जाते हैं, बायोलॉजी से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके 18 हो जाते हैं, यानी कि ओवरऑल तीनों में से 6 6 और 6 क्वेश्चंस बच गए। तो ये जो 6 6 6 है, यानी कि ये मिलकर के कितने बने, ये अलग 18 क्वेश्चंस के एक सेट बने, जो कि आपका बेसिक साइंस हो जाता है, यानी कि या फिर जी को हो जाता है। ठीक है, तो वो एक पार्ट आ जाता है। फिर इंग्लिश से भी आपके 24 नंबर के क्वेश्चन, टोटल 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के, यानी कि टोटल 120 मार्क्स के आपके पेपर होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए अगर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, तो फिजिक्स में आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी मोशन, ग्रेविटेशन, ये सब 11th का आपका फिजिक्स का पार्ट हो जाता है, जो आपके एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं पे आगे चले तो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनामिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, यहां तक आपका क्या हुआ, यहां तक जो सारे चैप्टर्स और यूनिट्स हैं वो आपके 11th के हैं। इसके आगे फिर आपके 12th स्टार्ट हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ते हो इलेक्ट्रिक करंट्स आर एट रेस्ट। ठीक है, वहीं पे यानी कि इलेक्ट्रिक करंट आपका रेस्ट पे है। फिर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो, जो चार्ज मूव होता है। फिर उसके बाद आप मैग्नेटिज्म पढ़ते हो। तो ये सारी चीजें होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका 12th का पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें आप आगे देखोगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जो मॉडर्न फिजिक्स का आपका पार्ट आ जाता है। इसके अलावा फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब आपका 12th का पार्ट आ जाता है, जो आपका टोटल ओवरऑल एनसीईआरटी बुक में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहां पर बात किया जाए तो केमिस्ट्री में भी आपका जो 11th का पूरा चैप्टर है, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड, सॉलिड को रिमूव किया गया। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये पूरा पार्ट आपका 11th का है। फिर आपका रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में एसपीडीएफ ब्लॉक। ठीक है,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट में हाइड्रोकार्बन्स और फंक्शनल ग्रुप्स आपके रहते हैं, ठीक है। यहीं पे फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, दैट्स इट, आपका ये 11th का पार्ट पूरा यहाँ पे हो जाता है। यहीं पे 12th में आप देखोगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बायोमोलिकुल्स एंड पॉलीमर्स। फिर यहाँ पे बायोलॉजी में हम लोग एंटर करते हैं। बायोलॉजी में आप देखोगे तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन का यूनिट आपको देखने को मिलता है। ये सब यूनिट्स है, इन यूनिट्स के अंदर में अलग अलग चैप्टर्स है। वो चैप्टर्स आप अपनी एनसीईआरटी के बुक्स में देख सकते हो, क्योंकि इसको डिटेल में लेकर के चलने पे वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, और वो सारे चैप्टर आपको एनसीईआरटी के किसी भी बुक में मिल जाएंगे। फिजिक्स के सारे चैप्टर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। यूनिट्स मैंने आपको बता दिया, चैप्टर्स आपको डिटेल बुक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो बुक आप परचेज कर सकते हो मार्केट से। यहीं पे अब बात करें हम लोग बायोलॉजी में ही 12th का पार्ट, तो इसमें हम लोगों को जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन भी 12th में ही आता है जो पीछे था। इसके अलावा यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी तक आपका 11th का पार्ट है। इसके बाद में आपका यहाँ पर से रिप्रोडक्शन से 12th का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये सब रिप्रोडक्शन यूनिट के अंदर आता है। यहाँ पे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में आपको 2 चैप्टर देखने को मिल जाएगा। फिर बायोटेक्नोलॉजी भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, फिर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, फिर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये सब कुछ आपका बायोलॉजी का यूनिट हो जाता है। इसमें बात करें नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पेडियाट्रिक नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इन सबसे आपको ब्रीफ क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड में आगे देखोगे तो फर्स्ट एंड इन इमरजेंसी, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, क्या पोर्शन आपको लेना है, क्या कैसे रखना है, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, फिर नर्सिंग एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। तो ये सारा एक पार्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर इंग्लिश का सिलेबस, इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलता है, एरर डिटेक्शन, स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा आपको साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, आइडम्स एंड फ्रेजेस, क्लोज पैसेज, फिर डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड, फिर इंप्रूवमेंट या फिर सेंटेंस कॉम्प्लिकेशन कंप्लीशन, ये सब कुछ आपको यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ता है इंग्लिश के पार्ट में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारे सिलेबस का ये पूरा डिटेल आपको मिला होगा, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है एग्जाम से रिलेटेड, फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपको पूरे डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, जो भी मानो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।